नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आज कांग्रेस ने बड़े रोचक मुकाबले में मुंगावली विधानसभा सीट जीत ली और कोलारस लगभग जीतने की कगार पर है। अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक गणना वहां चल रही है। यहां पर यूं तो नाम के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच ही हुआ। शिवराज और सिंधिया ने यहां सैकड़ों सभाएं की और लगातार जनसंपर्क किया। सरकार ने पूरी ताकत सिंधिया के खिलाफ झोंक दी थी और कई तरह की घोषणाएं कर डाली। जातिगत संतुलन साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार तक कर डाला, लेकिन काम कुछ नहीं आया। मामा पर महाराज भारी पड़ गए और यही वजह है कि ये चुनाव कई तरह के संकेत भी दे रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू चुक रहा है? क्योंकि पहले अटेर, फिर चित्रकूट और उसके बाद कुछ नगरीय निकाय चुनाव और अब ये उपचुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि जनता शिवराज को कैंडिडेट का गारंटर अब मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के 1 घंटे के स्पेशल प्राइम डिबेट में हम कई मेहमानों के साथ इस बात को समझेंगे कि चुनाव में जीतने का उत्साह और हारने का सदमा कुछ महीने के बाद होने वाले आम चुनाव में क्या शक्ल अख्तियार करेगा। डिबेट की शुरुआत से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। दोपहर 1 बजे का वक्त और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ये इल्म हो गया कि कोलारस और मुंगावली उपचुनाव में बीजेपी के खाते में हार लिख दी गई है, एक बार फिर से वो पूरी बात सुनिए जो मुख्यमंत्री पहले ही अपनी सियासी समझ के हिसाब से बहुत गहरे समझ चुके थे। जितनी मेरी जानकारी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से पीछे है, नतीजे पूरे आने दीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सीट जहां हमारा कब्जा नहीं था, जहां हम बुरी तरह से पीछे थे, वहां बेहतर लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। चुनाव के परिणाम तो आते जाते रहते, ये चारों चुनाव परिणाम, ये भी दोनों सीटें सुस्थापित तथ्य है ये कि कांग्रेस का गढ़ रही है और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हारी थी। लेकिन अब पूरा परिणाम आने दीजिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दोपहर में ही ये आभास हो गया था कि ये सत्ता का सेमीफाइनल मैच बीजेपी आज हारने वाली है, क्योंकि शाम होते होते मुंगावली के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हुए और कांग्रेस ने 2107 वोटों से जीत दर्ज कर ली। पहले राउंड से अशोकनगर के मुंगावली में कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह यादव ने लगातार बढ़त बनाए रखी। दिलचस्प और कड़े मुकाबले के बीच शुरुआती गिनती में बीजेपी की प्रत्याशी बाई साहब यादव 1-2 बार बढ़त बनाने में कामयाब भी रहीं। 13वें और 14वें राउंड में भी कांग्रेस की बढ़त में बीजेपी ने सेंध लगाई और कांग्रेस की बढ़त कम होती दिखी। बीजेपी की बाई साहब यादव ने 13वें और 14वें राउंड में लगातार 1060 और 674 वोट अर्जित किए। 247 नंबर के मतदान केंद्र की ईवीएम मशीन की सील टूटे होने के चलते काउंटिंग कुछ देर के लिए रोकी भी गई, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने 19वें राउंड में 2107 वोटों से आखिरी जीत दर्ज कर ली और कांग्रेस का जश्न शुरू हो गया। जाहिर है मुंगावली में महाराज ने जीत का परचम लहराया। यहाँ सिंधिया के गढ़ में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज कई दर्जन चुनावी प्रचार सभाएं करते रहे और बीजेपी के तमाम मंत्री भी, बल्कि पूरी कैबिनेट भी यहीं पर कैंप कर रही थी। बावजूद इसके बीजेपी को हार का मुंह मुंगावली में देखना पड़ा। लेकिन मुंगावली की हार के बाद नतीजे के रुझान लगातार कांग्रेस के पक्ष में ही दिखे और बीजेपी की धड़कनें लगातार बढ़ती रहीं, क्योंकि कोलारस के नतीजों के रुझान भी कांग्रेस के पक्ष में ही जाते दिखे। कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने यहां शुरुआत से लेकर 16वें राउंड तक बढ़त बनाई, लेकिन 15वें राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने बढ़त के अंतर को कुछ हद तक कम जरूर किया। लेकिन कुल 23 राउंड की गिनती के दौरान कोलारस में भी कांग्रेस निर्णायक बढ़त की ओर दिखी। यानी यहां से लगभग ये तय हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू मुंगावली और कोलारस में चल गया। भले ही जीत का अंतर पिछली बार के मुकाबले कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे पर बीजेपी का दांव यहाँ फेल हो गया। अब सवाल ये है कि क्या सत्ता का सेमीफाइनल हारने के बाद बीजेपी नवंबर में होने वाले सत्ता के फाइनल को जीत पाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तीन मेहमान है हमारे साथ। सबसे पहले उनका मैं परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं मुकेश नायक, ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है मुकेश जी का। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है रजनीश जी का भी। तीसरे मेहमान वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई सारे चुनाव में सरकारें गिरते बनते देख चुके हैं, गिरिजा शंकर जी का स्वागत करूंगा मैं। और हमारे साथ सुशील होंगे कोलारस से, जो जहां पर अभी बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। सबसे पहले हमको सुशील के पास ही चलना होगा, क्योंकि दर्शकों की भी जिज्ञासा यही होगी कि इस वक्त क्या हाल है। सुशील, क्या अभी ताजा अपडेट आपके पास? देखिए प्रवीण जी, अभी कोलारस की जो मतगणना है वो अंतिम दौर में पहुंच रही है और अभी 19 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां करीब 6,600 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव आगे चल रहे हैं। और अब बाकी जो बचे 3 राउंड की गिनती है वो भी तेज गति से चल रही है और जल्द ही करीब 1 से 1.5 घंटे में ये नतीजे आने की उम्मीद है। और यहाँ पर कांग्रेस के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि उसकी लीड धीरे धीरे बढ़ रही है और कांग्रेस को उम्मीद है कि संभवतः 10,000 के आसपास की उसकी लीड अंतिम जो चरण है वहां तक पहुंचने की संभावना है। सुशील, ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा एक छोटा सवाल कि जो 3 राउंड की गणना बाकी है वो कौन से इलाके हैं, यानी वहां बीजेपी का बहुल आपको दिखता है, मतलब जो आपके सोर्सेस हैं उनके मुताबिक, या फिर कांग्रेस का? किसे खुश होना है या किसे सदमे में आने की जरूरत है अभी? देखिए, जो अब 3 राउंड बचे हुए हैं उसमें ज्यादातर ऐसे इलाके हैं प्रवीण जी जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व है। यानी माना जा रहा है कि लगभग 60 से 70% यहाँ पर वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में होती है। तो ऐसे में इन जो 3 राउंड बचे हुए हैं इनमें कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस के पास जो अभी लीड है 6,500 वोट की, वो निर्णायक लीड मानी जा रही है। मुकेश जी, बधाई आपको यहीं पहले से ही इनके जरिए मिल रही है, सुशील के जरिए। सुशील बता रहे हैं कि जो अभी भी आप निर्णायक बढ़त पे हो और जो 3 जगह की खुलना है वहां भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही प्रभाव दिखने की संभावना है। देखिए, मैं बहुत ये ईश्वर की बड़ी कृपा है और मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचय दिया। जहां मुख्यमंत्री जी साधारण कार्यकर्ता की तरह जनसंपर्क कर रहे हो, रोड शो कर रहे हो, 50-50 आम सभाएं कर रहे हो, एक तरह से मुंगावली और कोलारस को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 महीने के लिए बना दिया था। पूरा मंत्रिमंडल वहीं था, 100 से अधिक विधायक वहीं थे। तो इतने दबाव और इतनी आंधियों के बीच में भी मतदाता चट्टान की तरह खड़े रहे और ये दिखाई देता है कि कम वोटों से हम जीते, लेकिन बहुत बड़ा संकेत है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए। मतदाताओं ने जो अपना वोट दिया है, ये सरकार को जागृत करने का वोट दिया है कि सरकार जनोन्मुखी दिशा की ओर प्रेरित हो और किन कारणों से ये परिवर्तन की इच्छा मध्य प्रदेश में पैदा हुई है, इस पर सरकार पुनर्विचार करे। हम पिछले कई दिनों से ये कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश में आम आदमी में, खासतौर से ग्रामीण अंचल के लोगों में जिस तरह की घुटन और बेचैनी है, जिस तरह की आर्थिक मंदी का दौर है, जिस तरह से व्यापार ठप हुआ, नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो पैरेलल इकोनॉमी थी रूरल एरियाज की, जो इंटरनेशनल रिसेशन के समय शेड्यूल भी हुआ था लोकसभा और वो आप हार गए थे। नहीं, उस समय उतना इसका असर नहीं हुआ था जो आज दिखाई देता है। आज जो दिखाई देता है, उस समय तो गरीब आदमी को ये लगता था कि बड़े आदमियों के रुपए चले गए, पर धीरे धीरे गरीब आदमी को ये पता चला कि बड़े आदमियों ने तो सारे पैसे बैंक से अपने निकाल लिए और सबसे ज्यादा एक पैसे की परेशानी आई गरीब आदमी को। व्यापार बिल्कुल जीरो हो गया, ठप्प हो गया। आप वस्त्र उद्योग देखो, आप बर्तन का व्यापार देखो, आप किराना उद्योग देखो, बिल्कुल देहातों में जो कस्बों का बाजार है उसमें आजादी के बाद इतना मंदी का दौर कभी देखने को नहीं मिला जितना इन 2 वर्षों में देखने को मिला। रजनीश जी, मुकेश जी कह रहे हैं और ये जनता भी कह रही है इन दोनों जो उपचुनाव है वहां की, कि अब जागृत होने की जरूरत है बीजेपी को। देखिए, आदरणीय मुकेश नायक जी जो विश्लेषण कर रहे हैं उसके मुताबिक और पिछले चुनाव में जो जीत हुई थी उसके मुताबिक अगर मैं मानूं तो भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी। बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में मैदान में थी 2013 में। 24,953 वोटों से जीती थी कांग्रेस कोलारस में और बहुजन समाज पार्टी को भी 23,000 के लगभग वोट मिले थे। 48,000 के आसपास वोट होता है, इतना बड़ा गड्ढा
पाटकर अगर वहां की जनता ने अच्छा, तो आप अंतर कम करने के लिए आपकी पूरी सरकार ने वाक्यांश किया था। नहीं है प्रवीण जी जीत का, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। माने लक्ष्य पा लिया आपने, अंतर कम करना। हार है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की आवाज से आवाज मिलाने का जो काम किया है, निसंदेह तारीफे काबिल है। जबकि पूरी कांग्रेस, उनका धनबल, बाहुबल और नाना प्रकार से लड़ाई लड़ने का उपक्रम भी हुआ निश्चित रूप से, और वो तमाम प्रकार के उपक्रम सामने भी आए हैं, आपने भी देखे। हमें तो पहले से ही 40-40 हजार से कहा जा रहा था कि हम दोनों सीटें हारने वाले। वही मुंगावली 2124 वोटों से कांग्रेस जीती है, जो 20,765 वोटों से 2013 में हारी थी। बहुजन समाज पार्टी नहीं थी यहां भी, और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले बार भी 12,000 से ज्यादा वोट लिए थे। जो एक मिथक खड़ा किया जाता था मध्य प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी अगर खड़ी नहीं होती है तो कांग्रेस को फायदा होता है, तो वो वोट गांव गरीब और किसान का वोट बड़ी तादाद में शिवराज सिंह चौहान जी की आवाज पर मिला है। निसंदेह उसमें कोई शक नहीं है। मतलब आप नतीजों से हम नहीं जीत पाए, नतीजे से गदगद होंगे, मतलब संतोष है। आगे हमारी जो सार्थकता है, हमारे नेतृत्व की जो विश्वसनीयता है, उसके साथ संगठन को और आगे बढ़ने की जरूरत है। गिरिजा शंकर जी को शामिल कर लेते। गिरिजा शंकर जी, यहां मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा कि कैंडिडेट हारे या दो बड़े चेहरों के बीच हार जीत हुई है? इन चुनाव में जो कैंडिडेट कोई थे ही नहीं, वो तो प्रतीकात्मक रूप से थे। चुनाव पूरा का पूरा जो है वो लड़ा गया। मैं कहता हूं कैंडिडेट का पार्टी भी नहीं थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चुनाव प्रचार में ये कहते थे कि मैं एक तरफ अकेला हूं और मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री और पूरी सरकार है। वो ये भी नहीं कहते थे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। तो जाहिर है कि दोनों के बीच में, और देखा जाए तो इस चुनाव में स्टेक पर यदि दांव पर कोई बात थी तो वो थी सिंधिया की प्रतिष्ठा, क्योंकि उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में दोनों विधानसभा आते हैं। यदि वहां पर किसी भी तरह के कोई विपरीत परिणाम आते हैं तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन सिंधिया पर होता। बीजेपी का स्टेक पर कुछ भी नहीं था, लेकिन आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने इतना आक्रामक तरीके से चुनाव क्यों लड़ा? दरअसल इस उपचुनाव का महत्व सिर्फ इस उपचुनाव के परिणाम तक सीमित नहीं है। इसके जरिए एक मैसेजिंग, एक परसेप्शन बनना था या बन सकता था कि 2018 के चुनाव का क्या परिदृश्य है। यदि बीजेपी किसी भी तरह से यदि एक सीट भी हासिल करने में कामयाब हो जाती तो एक परसेप्शन बनता कि 2018 के समय के लिए उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनके खिलाफ कहीं कोई गुस्सा नहीं है, कोई बदलाव की चाहत नहीं है और कांग्रेस को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। वो इस मकसद में कितने कामयाब हुए? हारने के बाद जो ये तर्क दिया जा रहा है कि हमारे वोट परसेंटेज में वृद्धि हुई, वोट बढ़ा, इसको लेकर और कांग्रेस के लिए भी ये बताना जरूरी था इस चुनाव परिणाम के जरिए कि ये चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बदलाव कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। मैं नहीं जानता कि इस चुनाव परिणाम के बाद इन दोनों को अपने अपने पक्ष में वो परसेप्शन बनाने में कितनी कामयाबी मिली होगी। मुझे लगता है कि दोनों को ये परसेप्शन बनाने में उतनी कामयाबी परिणाम के रूप में नहीं मिली है। अब आगे इसका प्रोजेक्शन ये कैसे जनता तक ले जाते हैं? कांग्रेस लगातार 4 उपचुनाव जीतने का जो एक परसेप्शन अपने पक्ष में बना सकती है, वो कितना बना पाएगी वो उनके ऊपर है। और बीजेपी को ये बताने के लिए पब्लिक में कि हमारा वोट शेयर बढ़ा है, इसलिए लोगों में बदलाव की इच्छा नहीं है, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी की भावना सरकार के खिलाफ नहीं है। यदि ये परसेप्शन वो कितना बना पाती है, ये आने वाले समय में दिखेगा। ठीक है, एक बार और चलेंगे हम सुशील। 20वें राउंड की भी खबर आ रही है कि 20वें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो गई है। 16, देवेंद्र सिंह यादव 12, ध्वजाराम जाटव 15। देखिए 20वें राउंड की गिनती भी पूरी हो गई है, लेकिन अभी उसके आधिकारिक परिणाम जो है बाहर नहीं आए। कुछ ही देर बाद जो है हम अपने दर्शकों को जो है यहाँ 20वें चक्र के जो परिणाम है वो भी जल्दी बताएंगे। अभी आधिकारिक घोषणा और होना बाकी है। महेंद्र सिंह यादव पिता जगदीश सिंह 29। आज दिन भर का अगर थोड़ा सा हम आपसे ब्यौरा चाहें, क्या लगातार कांग्रेस वहां लीड करती रही या फिर कुछ बीजेपी को उम्मीद जगी बीच में एक आध बार कोलारस में या नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो पूरी सरकार ने कोलारस में ज्यादा की। बिल्कुल सही बात है। देखिए शुरुआती दौर जो था प्रवीण जी मतगणना का, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती रही, लेकिन 4 राउंड के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने रिकवर किया और 8 राउंड आते आते ये मुकाबला जो है लगभग कांटे की स्थिति का बना हुआ था। करीब 2 से 2,500 वोट की लीड चल रही थी
और उसके बाद 12वें राउंड के बाद जो है नतीजे लगातार कांग्रेस के पक्ष में जाते रहे और अब 18 राउंड की गिनती के बाद जो है करीब 6,500 वोटों से ज्यादा कांग्रेस आगे है। ठीक है, मैं रोकूंगा सुशील आपको। 20वें दौर की गणना का भी हमारे पास जो है नतीजे वो आ गए। 7,400 वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट आगे चल रहा है, यानी 20वें दौर की गणना में भी आगे चल रहा है। मुकेश जी का रुख करेंगे। मुकेश जी, जो बात गिरजाशंकर जी कह रहे थे वो बात मैं और एक तरह से एक नए शब्द में ढाल के कहूं तो क्या अब ये तय हो गया कि सिंधिया ही होंगे चेहरा, या फिर अभी भी संशय है नेता के नाम पे? देखिए, ये सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र था और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है उस क्षेत्र में कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब इस देश में सर्वाधिक तेज लहर थी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी मतदाताओं ने उनके प्रति पूरा विश्वास जताया और लाखों वोट से वो वहां से चुनाव जीते। इस चुनाव में भी मुख्य भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की रही और साफ दिखाई देता था कि जहां से वो निकलते थे किस तरह से जनभावना उनके पक्ष में इतनी लोकप्रियता अनाउंस कर दीजिए अब, और जब आपको लग भी रहा होगा कि पब्लिक पसंद कर रही है उन्हें, अटेर जिता दिया, ये 2 चुनाव जिता दिए, तो फिर अब क्यों विलंब करना एमपी में उन्हें शिवराज जी के खिलाफ? अनाउंस करने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे प्रमुख नेता है मध्य प्रदेश के और पूरे राज्य में वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे और उसमें अनाउंसमेंट की क्या जरूरत है? देखिए, पार्टी के इंटरनल डिसीजन हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 4 प्रमुख नेता हैं उसमें सिंधिया जी की लोकप्रियता सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। जनभावना उनके पक्ष में है, नौजवान तो उनको बेहद पसंद करते हैं। जहां सिंधिया जी जाते हैं वहां देखो नौजवानों का किस तरह से उत्साह, उल्लास और उमंग देखने को मिलती है। मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं प्रवीण जी कि इस चुनाव की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो ये रही है कि आप बताओ, जब 230 चुनाव क्षेत्रों में इलेक्शन होंगे तो क्या मुख्यमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र में 50 आम सभाएं करेंगे? क्या हर विधानसभा क्षेत्र में पूरा मंत्रिमंडल इनका लगा रहेगा? ठीक बात। क्या इन्होंने एक 20-20, 50-50 मतदाताओं पर एक आदमी लगाया था? इतना इन्होंने माइक्रो लेवल पर ये इलेक्शन लड़ा है, उसके बाद थोड़ा सा भी अंतर बहुत बड़ा मायने रखता है। तो क्या एक लाइन में आपसे पूछूं तो क्या ग्राह्यता खत्म है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोगों के बीच? मैं आपको प्रवीण जी ये कह रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं में अगर इसी तरह का एरोगेंस रहा, दम्भ रहा, अभिमान रहा और इसी तरह से ये जनभावनाओं की उपेक्षा करते रहे तो मेरे शब्द याद रखना, अपन यहां बैठेंगे, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें अगले चुनाव में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें नहीं। अब माफ कीजिए, हम रजनीश जी की तरफ जाए उससे पहले हम चलेंगे मुंगावली। हमारे जो संवाददाता हैं शरद, वो वहां पर है, बहुत पहले उन्होंने बता दिया था कि जीत गए। शरद, क्या आज का सूरत हाल आपके नजर से और किस तरह का जश्न का माहौल है? मुंगावली का रिएक्शन क्या है? हाँ नहीं, बिल्कुल, देखिए जश्न का माहौल है और जहां मैं खड़ा हूं इसके बस कुछ कदम दूरी पर ही जो कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार है ब्रजेश सिंह जी, वो अभी इस वक्त सर्टिफिकेट ले रहे हैं अपना। और जो पूरे माहौल की बात करें तो काफी गहमा गहमी रही। ये कहें कि एक तरफा नतीजे आए हों ऐसा नहीं था, क्योंकि जो पहला राउंड था उसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं बाई सिंह यादव, उनको बढ़त मिल रही थी। उसके बाद के जो राउंड रहे दूसरे राउंड से लेके 12वें राउंड तक, यानी कि 10 राउंड की जो बढ़त कांग्रेस ने यहां हासिल की मुंगावली में, वही एक तरीके से निर्णायक साबित हुई। और फिर 13वें, 14वें और 15वें राउंड में एक बार फिर से बीजेपी ने बढ़त लेने की कोशिश की, लेकिन वो बढ़त इतनी नहीं थी कि बाकी के जो 10 राउंड की बढ़त थी उसको कम कर पाए। 17वें राउंड में एक बार फिर से बीजेपी थोड़ा सा आगे हुई, लेकिन जो निर्णायक राउंड हुए 18वें और 19वें राउंड, उन राउंड्स में जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्होंने निर्णायक जीत हासिल कर ली। हाँ, इतनी ये बात जरूर सही है कि जो वोट का जीत का प्रतिशत है, यानी कि पिछली बार जो जीत हुई थी उससे इस बार काफी कम है जो वोट मिले हैं, लेकिन इस जीत को इसलिए भी कांग्रेस ज्यादा मायने रख रही अपने लिहाज से, क्योंकि एक तरफ अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनका ये जो गढ़ माना जाता है, उनकी ताकत लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी सरकार लगी हुई थी। और ये माना जाता है कि राजनीतिक तौर से जब उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है दरअसल उसके पक्ष में ज्यादा बातें होती हैं। तो इस लिहाज से कि सरकार थी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट थी, पूरी सरकार लगी थी
उसने चुनाव लड़ा है और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ा है, तो ये जीत अगर 2 से 2,500 के मतों से भी हुई है तो भी मायने रखती है, वो भी तब जबकि इसको सत्ता का। ठीक है शरद, आपने विजयन जी से बात एक बार हमारे दर्शकों की आप करा चुके हैं, यदि कोशिश करिएगा जिस वक्त वो सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हो, यदि एक बार और हमारे दर्शकों के लिए उनसे बातचीत हो जाए, हम आएंगे आपके पास दोबारा। हम रजनीश जी का रुख करते हैं। रजनीश जी, शरद जो बात कर रहे हैं, अभी मुकेश जी ने जो बात कही, गिरजाशंकर जी जो कमोबेश उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, शब्दशः तो वो नहीं कह रहे, क्यों सेनापति दांव पे लगा देते हो आप, और वो हर चुनाव में झोंक देते हो, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है आपके पास, सेनापति मारा जाए तो पूरी फौज फिर ऐसा लगता है कि खेत रही। देखिए, नेता एक है, हम सबके साथ में हैं, हम सबके नेतृत्व करते हैं, उनकी विश्वसनीयता, उनकी धाक, उनकी साख मध्य प्रदेश में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गांव गरीब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं, गांव गरीब से उनका कनेक्शन, सब काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेता जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं, बीजेपी सेनापति की बात हो रही है, नेता की बात हो रही है। मुझे आज अजित टाइप की परिभाषा सुनने को मिल रही है। सिंधिया जी का इलाका, उनकी पुरानी रियासत, उनका संसदीय क्षेत्र, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी, खुद का घर, जहां वो 48,000 50,000 की बात हो रही, वहां 5-7 हजार पे टिक गए। जहां 32,000 की बात हो रही, वहां 2100 पे टिक गए। अच्छा, यदि मान लीजिए आम चुनाव में ऐसे ही रैंक के मान लीजिए कांग्रेस सरकार बना लेगी, तो आप क्या कहोगे कि हम नहीं मानते सरकार को? लगातार जनाधार बढ़ रहा है तो उनकी लोकप्रियता कम हो गई है। अजीब परिभाषा लोकप्रियता की है, मुझे आज पता चली। मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की विश्वसनीयता के साथ में खड़ी हुई है, और जो 2100 पर आए, 32,000 से जो बात कही जा रही थी मुंगावली में, या 48,000 से जो बात कोलारस में कही जा रही थी, और वहां आके 5-7 हजार पर टिके, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रति इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी है, और वो लगातार काम कर रही है। एक छोटा कमेंट हम गिरजाशंकर जी से ले लेते हैं, फिर हम उन्हें लगातार जहां करेक्शन गिरजाशंकर जी का एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं। गिरजा जी, आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा एक तरह से बीजेपी दांव पे लगा देती, जुआ खेल रही उनके साथ? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा दांव पर लगाने वाली बात इसलिए है कि मुख्यमंत्री खुद अपने आप को सामने करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि पूरी की पूरी पार्टी की हालत क्या है। वो चुनाव में डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, डिपेंडेंसी उनके ऊपर, और अपनी पार्टी के इंटरनल हालात से शायद वो वाकिफ भी हैं। लेकिन एक बात यहां पर कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि यदि सिंधिया जी के रहते हुए सीटें दोनों बचाने में सफल रहे, लेकिन जो लीड जो एकदम घट के 2,000-5,000 पे आ गई है, ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, जीत जाने के बावजूद भी। और शायद यही कारण है कि इस लीड के चलते वो एक परसेप्शन बनाने में शायद बहुत सफल नहीं हो पाएंगे कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ वो नाराजगी है, या शिवराज सिंह को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। यदि लीड कांग्रेस की उतनी होती जो पहले 13-14 के चुनाव में थी, तो शायद वो परसेप्शन बनाने में सफल होते। अब इस परिणाम के बाद शरद के पास चलते हैं, हमारे साथ जो शरद के साथ मुंगावली से जो कैंडिडेट है विजयी आज के विजयन सिंह जी, वो जुड़ गए। शरद, उनसे पहला रिएक्शन लीजिए उनका। हाँ बिल्कुल, हम उनसे पहला रिएक्शन लेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। जीत की जितनी उम्मीद आप कर रहे थे उतनी नहीं हुई, लेकिन हाँ जीत तो हुई। हाँ, ये बात सही है कि जो उम्मीद थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन जीत तो हुई है। अच्छा, क्या वजह रह गई कि अब 20,000 और 30,000 का अनुमान लगा रहे थे, सुबह में आपकी बढ़त भी रही, लेकिन आखिर आते तक काफी कम हो गया ये जो आपका प्रतिशत है जीत का? ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह लगती है आपको? अरे पूरी, आपको तो मालूम है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरे मंत्री, पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री खुलकर, मतलब मशीनरी का, चाहे जो उनके पदों का है। शरद, उनसे पूछे कि सिंधिया जी के इलाके में एक तरफा जीत क्यों नहीं होनी थी? यदि मान लीजिए सरकार के खिलाफ असंतोष है तो इतना डरा रहे थे, धमका रहे थे, यहाँ तक कि बेचारे गरीबों को इतना डराया धमकाया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक मंत्री होकर वो एक सवाल ये भी है कि ये इलाका तो सिंधिया का है, अगर इतनी कोशिशें हो भी रही थी सरकार की ओर से, फिर भी अगर सिंधिया जी का इलाका है तो फिर एक तरफा जीत क्यों नहीं होनी चाहिए थी? आपको क्यों लगता? ना, जीत तो एक तरफा ही है, लेकिन आपको तो मालूम है कि प्रत्याशी दोनों एक ही परिवार के थे, एक ही घर के थे, एक ही समाज के थे, तो ये तो बात, तो कांटे की टक्कर तो आ ही जाती वहां पर। जबकि वो आज 30 साल से राजनीति में है, उनके पति जो स्वर्गीय देशराज सिंह भी 3 बार विधायक बन रह चुके हैं, वर्तमान में वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, तो टक्कर का तो था चुनाव। अच्छा, सिंधिया जी का कितना योगदान रहा है इस जीत में आपको लगता है? पूरा योगदान सिंधिया जी का है।
किस आप आगे उनको कहां और देखना चाहते हैं और खुद भी और कहां देखना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए, शरद के कांग्रेस जीती या सिंधिया? सबको शरद एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए कि वहां कांग्रेस जीती या सिंधिया जी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो जीत हुई है आपके रूप में, वो कांग्रेस की जीत है या फिर सिंधिया की जीत है? नहीं, दोनों की जीत है। सिंधिया जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है भाई। ज्यादा किसकी है? नहीं, पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में, प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी का है, तो जीत तो दोनों की होगी। सिंधिया जी की जीत तो पार्टी की जीत। अच्छा, आपको लगता है कि अगर सिंधिया जी आगे भी रहेंगे, पार्टी को की कमान थामेंगे, तो और भी ज्यादा इस तरीके के जो नतीजे वो जीत के आपके पक्ष में? जी बिल्कुल, निष्पक्ष एकदम सटीक नतीजे आएंगे, एक तरफा आएंगे अगर सिंधिया जी को प्रोजेक्ट करते हैं तो। सिंधिया जी को प्रोजेक्ट करते हैं तो जी आप सुन सकते हैं कि अगर सिंधिया जी को प्रोजेक्ट करते हैं तो नतीजे। शुक्रिया सर आपका, और आपके जरिए विजेंद्र सिंह यादव साहब का भी शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम शुक्रिया करेंगे यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी का भी, उन्हें उनकी कुछ और व्यस्तताएं हैं। बाकी मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा एक खुशी की लहर है, 2 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस एक जीत गई, एक लगभग जीतने की कगार पर है। एक नया अपडेट में अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि अभी जो 21वें राउंड का जो गणना हमारे पास आ रही है कोलारस से, वहां पर कांग्रेस को हालांकि 21वें राउंड में मामूली बढ़त मिली, यानी सिर्फ 46 वोटों की बढ़त है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन टोटल बढ़त हो गई है 7,446 वोट से, और ये लगभग निर्णायक है। हम एक बार फिर स्टूडियो का रुख करेंगे, बात करेंगे रजनीश जी। ये तो एक तरह से नकार दिए जाने जैसी बात है, अब तो आपको उम्मीद नहीं होगी कोलारस में भी? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, हमें बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किस रूप में कैसे आया नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य तौर पर बहुत इस स्थिति में कहने की ऐसी जो फीडबैक है, जिस हिसाब से नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत हासिल कर सकती है। लेकिन एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जरूर कि सीएम रुके एक गांव में, मुंगावली कस्बे में, मैंने खास जो कस्बा है, विधानसभा सीट नहीं, मुंगावली में रुके, 2 रात रुके, 5 दिन 5 उन्होंने बड़े बड़े दौरे और सभाएं करी। सहराई एक गांव है, वहां भी रुके, रात 4-5 दौरे सभाएं की, हार गई वहां पर सीट। तो जो यदि मैं कह रहा हूं कि जादू चुक रहा है, तो उसे आप नंबर पर मत आकिए, गारंटर की तरफ देखिए। वो गारंटर बन के गए थे और हाथ फैला के कहते थे कि 5 महीने दे दीजिए। देखिए प्रवीण जी, अगर रुकने की बात आप कर रहे हैं गांव में, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी उन्हीं स्थानों पर रुकेंगे जो चुनौतीपूर्ण है, और उसके साथ साथ जब मुख्यमंत्री कहीं किसी गांव में रुकते हैं तो रुकने के बंदोबस्त, उनकी सुरक्षा, उनके तमाम स्टाफ के लोग, उन सब चीजों के नजरिए से भी देखा जाता है। इसलिए महज केवल एक भाषण का विषय कांग्रेस का करना है तो अलग मामला है, वो कर सकते हैं, उनको मौका है। उनके नेता भी, बड़े नेता कई बार कई स्थानों पर रुकते हैं और वो पूरी तरह से हार जाते हैं। मैं उनको रुकने के कारण भी और या मुख्यमंत्री जी के रुकने के कारण भी जीतना ही तय हो गया, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि चेहरा चुक गया है, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि उन्हीं की इलाके में जाकर, उनकी ही पुरानी रियासत में जाकर और इस अंतर पर लाके गिरा देना, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की बड़ी जीत है। उनकी धाक और साख उनके इलाकों में भी बड़ी है। जो चुनौतीपूर्ण सीट 25-30 पूरे मध्य प्रदेश में भी हैं, उनकी चूलें हिलाई हैं, उनके गढ़ हिलाए हैं। 230 सीटों के लिए चुनाव होगा तो इतनी जनता एक साथ 230 जगह ले जाओगे क्या? 230 आम चुनाव होंगे, वो सरकार बनाने के लिए होते हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए होते हैं। ये चुनाव उपचुनाव थे और उपचुनाव को उपचुनाव के नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए चुनाव नहीं थे, इसलिए बहुत स्वाभाविक है। और पिछले 2013 में भी हम नहीं जीते थे, लेकिन सरकार हमने बनाई थी, और कांग्रेस की 2008 के मुकाबले जो सीटें थी वो कम हुई पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि 11-12 ट्यूटर साथ रख के किसी बच्चे को आप रटाओ और उसके बाद अगर वो पासिंग मार्क ले आए और आप बोलो कि नतीजे बहुत लाजवाब है। मुकेश जी का रुख कर लेते, फिर आएंगे। मुकेश जी, एक तरह से अगर हम रजनीश जी की बात को माने तो नाको चने तो आपको भी चपवा दिए उन्होंने। आपका जो कैंडिडेट है कोलारस वाला, वो अपने ससुराल में 171 वोट से हार गया। तो अगर ये कह रहे कि जनाधार आपका भी कोई बहुत लाजवाब नहीं है वहां पर? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि मतदाताओं की बड़ी कृपा है, और हम कम वोट से भी जीते तो बहुत विनम्रता पूर्वक हम ये स्वीकार करते हैं कि बहुत कांटे की लड़ाई रही, और इतने वोट से भी जीतना बहुत बड़ी बात है। आपने एक सहराई गांव का नाम लिया, वहां मुख्यमंत्री जी ने 4 आम सभाएं की। सहराई गांव में कुल 1500 वोटर हैं। मध्य प्रदेश में 65,000 पोलिंग बूथ हैं। अगर एक पोलिंग बूथ पे मुख्यमंत्री 4 आम सभाएं करेंगे तो ये तो 3 लाख आम सभाएं हो जाएंगी मध्य प्रदेश में।
ये कैसे संभव है? वक्त तो अब कम है, 230 के लिए तो वक्त कम है, फिर 3 लाख आम सभाओं के लिए अब तो वक्त कम बचा है। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि अग्रवाल साहब मोर्चा बहुत तगड़ा ले रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को इन्हें इसका पुरस्कार इन्हें जरूर देना चाहिए। हाँ, तो आप देखो, वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, इनसे कम योग्य थे, कुर्सी ले भगे हैं, और हमारे रजनीश सबसे योग्य प्रवक्ता हैं और इन पे रजनीश जी वक्त कम बीजेपी बचा है, नहीं कर रही। वक्त कम बचा है प्रोग्राम का। देखिए इसने तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद इसने। लेकिन ये बात तय है कि जो बात चेहरा की कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो चेहरा उनका आईना देखे तो मुझे लगा बहुत अच्छा है। कांग्रेस भी आईना देख ले कि जो हालात कोलारस और मंगावली में कांग्रेस के जनाधार के हुए हैं, 2013 के मुकाबले बड़ी बड़ी लीड लेकर जीते थे, जनता ने उनको आईना दिखाया है। अगर चेहरा के ऊपर जाना है तो मुझे मेरा निवेदन है कांग्रेस के नेताओं से कि वो आईना जरूर देख लें। मुख्यमंत्री जी की धाक साख विश्वसनीयता इसे यूं क्यों नहीं समझा जाना चाहिए क्रिकेट की भाषा में कि 19 आदमी सामने खड़े होकर बाउंसर मार रहे हैं और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति शतक बना ले तो आप कहते हो साहब खुल के तो खेल नहीं पाए, वो कर रहे, बॉलिंग वो कर रहे, हम तो बाहर से दर्शक दीर्घा जैसे बैठा दिए थे। विकास किया तो उन्होंने, विकास किया तो उन्होंने, नहीं किया तो हमने। अब उन्हीं की पेच, हमारा पुराना इलाका है, हमारी ये जनता है, हमारी जनार्दन ने पुराने रियासत के किस्से पेज 3 से नीचे आकर सड़क सड़क घूमे हैं और इन लोगों को हाथ पैरों मिलाए हैं जो कभी देखते तक नहीं थे, छूते तक नहीं थे। अच्छा, एक सवाल आपका, फिर हम सुशील के पास चलेंगे, वो ताजे कुछ आंकड़े हैं सुशील के पास। एक सवाल आपसे रजनी जी है कि जितने लोगों ने दावे किए होंगे अभी ये चुनाव प्रचार थमने के बाद, उनकी कुछ क्लास लेंगे कि सब फर्जी आंकड़े दे रहे थे आके? दावे तो उस दौरान भी हो रहे थे कि हम जीत रहे हैं दोनों सीट, कहां चूक हो गई? देखिए स्वाभाविक है, जनता का मन पढ़ने का प्रयास हर नेता अपने तौर पर करता है। कोई पढ़ पाता है, कोई नहीं पढ़ पाता है, और यही लोकतंत्र का तकाजा है। लोकतंत्र में जो नब्ज पर हाथ रखता है वो उतने ही तेजी के साथ में जनता के मूड को समझ के आगे बढ़ता है। हमने बहुत हद तक पढ़ा है और वो परिणाम दिख रहे हैं। 2124 मात्र पहले से तय था आपको कि आप तो नंबर 2 के लिए खेल रहे हो, मतलब ये तय था? नहीं, देखिए हमने पहले, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में कहा था, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये जीत निश्चित रूप से बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी के पास आना थी, लेकिन हम लड़े। आम चुनाव में नंबर 2 के लिए खेलेंगे या जीतने के लिए? नंबर 1 सरकार बनाएंगे साहब, हमने कहा आपकी बार 200 पार, इसीलिए तो इन चुनौतीपूर्ण सीटों पर हमने ताकत लगाई है। आएंगे आपके पास। सुशील क्या नया सीटें काहे को छोड़ दी यार, 30 और ले लो, 230 कर लो ना। सीटों को हमने छोड़ दिया है साहब। सुशील, क्या ताजे आपके पास आंकड़े, क्या सूरत हाल कोलारस का? कब कांग्रेस के लिए वहां से खुशखबरी सुनाओगे आप? देखिए बहुत जल्दी जो है कांग्रेस को यहां से खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि 21 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और अब लगभग करीब 7500 के करीब वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव आगे हैं। और अब आखिरी राउंड की गिनती है जो चल रही है और संभवतः कुछ ही मिनटों के बाद ये गिनती पूरी हो जाएगी और जल्द ही संभवतः कांग्रेस को एक खुशी मिलेगी। वो कांग्रेस के लिए भी बड़ी खुशी होगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बड़ी खुशी होगी। आप नजर बना रखिए, हम आपके पास आएंगे सुशील। हम एक बार मुकेश जी का रुख करेंगे। मुकेश जी, मैं यदि फैक्टर आपसे बात करना चाहूं, अभी तो हम एक सटायर के लहजे में बात कर रहे थे, यदि मैं आपसे आपकी विद्वता के आधार पर आकलन करना चाहूं तो कौन जीता वहां? एंटी इनकम्बेंसी जीती गवर्नमेंट के खिलाफ, या इनके जो नेता जा जाके आपकी पार्टी के मणिशंकर अय्यर की तरह उन्होंने जो बयान दिया, धमकाया वोटरों को, स्लिप ऑफ टंग है या साशा है, वो जीता, या सिंधिया जी का मैनेजमेंट जीता, या फिर आप तमाम बड़े नेताओं की एकजुटता जीती वहां? प्रवीण जी, मैं उस चुनाव दोनों विधानसभा क्षेत्रों में रहा हूं और दोनों पार्टियों ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन लड़ा है। ये अलग बात है कि जिस पार्टी का शासन होता है उसके पास साधन ज्यादा होते हैं, शासकीय मिशनरी भी उसका सपोर्ट करती, बहुत स्वाभाविक होता है जिस पार्टी की भी सरकार हो। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो मैनेजमेंट था और जिस तरह का उनका नेटवर्क था, आप विश्वास नहीं करोगे कि 2-2 महीने से कार्यकर्ता पोलिंग बूथों पर वहां थे, 2-2 महीने से, और जिस निष्ठा और ईमानदारी और मेहनत से वो डटे रहे अपने मोर्चे पर, तभी ये चुनाव बचा पाए हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल चुनाव लूट के चले जाते। लेकिन ये इनकी पार्टी के जो नेताओं ने अपने पाले में गोल किया, आप लोगों के पक्ष में माहौल बनाया अपने बयानों, अपने भाषणों से। जो ये इतना वोटर परेशान हो गया था शिवपुरी, वहां पर मुंगावली और वहां पर कोलारस में, कि घर घर मंत्री बैठे थे। यानी एक महत्वपूर्ण आदमी से
4 मंत्री मिलने आते थे, 5 मंत्री मिलने आते थे। एक मंत्री जी मिलके गए, 2-3 घंटा बाद फिर खबर आ गई कि फिर कोई मंत्री जी आ गए। तो लोग परेशान हो गए थे चाय पिला पिला के। मुझे जो बहुत ही साधारण परिस्थितियों के व्यक्ति हैं, जो मुंगावली नगर पालिका के अध्यक्ष हैं गणेश भाई, वो कह रहे थे कि जो गैस की टंकी 2 महीने चलती थी वो 7 दिन में खत्म हो जाती है। ये गैस की टंकी खत्म करवा के हार गए रजनी जी आप वहां। और आपसे भी यही सवाल करूंगा जो मुकेश जी से पूछा था, पहुंच गए वहां। जो आपके नेताओं ने बयान दिए, क्या वो आपके खिलाफ चला गया अचानक कि बिजली वापस ले लेंगे और नल वापस ले लेंगे, पानी वापस ले लेंगे, इस तरह की बयानबाजी, धमकी, या जो धाकड़ सम्मेलन में सिंधिया जी की गर्दन काट लाऊंगा टाइप के जो बयान है, हाथ काट दूंगा, ये सब चला गया क्या अगेंस्ट? देखिए, एक बात मैं जरूर बताऊं, जो बात मुकेश जी ने कही है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में दोनों पार्टी ने चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमने भी ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़ा, हमने श्रेष्ठ उम्मीदवार दिए जो हमारे पास अवेलेबल थे। ये निश्चित है कि इलाका उनका था, खेल उनका था, स्वाभाविक है कि उसी नजरिए से तमाम प्रकार के जो प्रबंधन के दृष्टि से काम करने चाहिए वो किए। अब किस नेता के कारण क्या असर पड़ा, कितना पड़ता, कि मीडिया के लिए एक बयान महज एक स्टोरी का कारण बन सकता है, लेकिन जनता के बीच में कई बार तो पता भी नहीं चलता किसने क्या बोला और उसका क्या मायने, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के दोनों विधानसभा क्षेत्र थे, इसलिए उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता। उनके लिए जो रोजमर्रा के जीवन है उसको महत्वपूर्ण वो मानते हैं, दैनंदिन जीवन के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। और स्वाभाविक है कि जिस हिसाब से उन्होंने सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है, प्रो इनकम्बेंसी वहां दिखाई दी। हम हार गए, उसके बाद भी हमारा वोट बढ़ा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की साख विश्वसनीयता बढ़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह हमें तो कम से कम नहीं है। जिसको हो वो अपना विश्लेषण खुद करे। नहीं, मुंगावली कोलारस की जनता को मान लो नहीं है तो वो अपना विश्लेषण करे। मुंगावली कोलारस की जनता के कारण ही तो हमारा ये विश्लेषण है कि जो 48,000 कोलारस में 32,000 मुंगावली में उनको जीत का कारण बनना चाहिए था। हमारी तो जमानत जब्त होना चाहिए थी, जिस प्रकार से दावे कर रहे थे। पर जनता में मुख्यमंत्री जी की अपील है, तभी वो 2124 पर मुंगावली में ठिठके और 48,000 से 5-7,000 पर कोलारस में आके ठिठके। तो इसलिए उनको विचार करना चाहिए, जिनके बारे में ये बात कही जा रही कि वो चेहरा होंगे। हम कह रहे हैं ना, वो आईना तो देखें। सुशील के पास चलेंगे। सुशील, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये वोटिंग के एक दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि जो आपके कैंडिडेट हैं वहां कोलारस के, उनके साथ मारपीट हुई थी, उनका एक खून वून से भरा हुआ एक फोटो भी आया था, कि क्या ये अचानक से अगेंस्ट गया? क्या था अचानक वोटर, या फिर वोटर मन बना के चल रहा था कि कांग्रेस को ही जिताएगा? देखिए प्रवीण जी, यहाँ जब जो प्रचार अभियान की शुरुआत हुई थी, शुरुआत से ही कांग्रेस जो है बढ़त बनाती नजर आ रही थी। अंतिम जो दौर था, अंतिम जो 2 दिन थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने, पूरी मंत्रिमंडल ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया और हर तरह से पूरा प्रयास किया गया। उस दौरान कई ऐसे वाकये भी सामने आए। भिंड के विधायक का जो यहाँ पर पैसे बांटने का भी आरोप लगा और वो उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज हुआ आचार संहिता उल्लंघन का। और उसके अलावा लोगों का ये कहना है कि अंतिम जो 2 दिन थे उसमें सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी पैसा पानी की तरह बहाया। तो ये जो फैक्टर रहा है, कहीं ना कहीं इस फैक्टर की वजह से कांग्रेस की लीड थोड़ी जरूर कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस यहाँ जो है सीधी जीत दर्ज करती नजर आ रही है, क्योंकि अब आखिरी राउंड बचा है। करीब 7 से 8,000 मतों की गिनती बाकी है और अभी करीब 7,500 वोट की कांग्रेस के पास लीड है। और अभी अंदर से ये खबर आ रही है कि करीब 8,000 के लगभग वोटों से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर से जो सूत्र बता रहे हैं वो यही खबरें आ रही है कि करीब 8,000 वोट के आसपास यहाँ से कोलारस से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कोशिश करिएगा, अभी हमारे पास वक्त है, यदि आप कैंडिडेट जो हैं आपके उन्हें ला सके तो मुकेश जी को हम बधाई दे देते हैं। तब तक आपके जरिए मुकेश जी ये कह रहे हैं कि अभी जो इनके पास अनाधिकृत सूचना है उसके मुताबिक 8,000 कुछ वोट से आपका कैंडिडेट वहां जीत गया। पहली टिप्पणी, अब तो औपचारिक तौर पे अनाउंसमेंट। मैं कोलारस के मतदाताओं को प्रणाम करता हूं। उनकी बड़ी महान कृपा है कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। पहले भी लोग वहां पर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते चले आए हैं और इतनी आंधियों के बीच में भी उनका विश्वास कभी डिगा नहीं। हमारी आगे चल के पूरी कोशिश होगी कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए। जो हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर बनने वाले हैं वो निरंतर संवाद, संपर्क और सेवा के काम में संलग्न रहे। हमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है कि वहां पर जीते। हम लोग लगातार हारते चले आए। को नहीं देखा था
वो सरकार चुनाव के प्रचार के समय में पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां तय हो गई थी। तो क्षेत्र की जनता ने निर्णय लिया है कि जो हमारे दुख के समय में, सुख को छोड़िए लेकिन दुख के समय में हमारा साथ नहीं देगा, उसके साथ क्षेत्र की जनता नहीं रहेगी। और मैं मानता हूं कि यही निर्णय मध्य प्रदेश की जनता भी आने वाले 8 महीने में जरूर लेगी। अभी भी हमें बहुत राह तय करना है और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, हम एक होकर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि इस चुनाव प्रचार में हमने देखा, इसका श्रेय मैं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता को देता हूं, जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ, तन और मन के साथ क्षेत्र में लगकर कार्य किया है। कांग्रेस के एक एक दिग्गज नेताओं को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने आकर अपना पूरा परिश्रम उस क्षेत्र में किया। और ये जीत वास्तविकता में किसी और को श्रेय नहीं, ये जीत जनता की जीत है और मैं उनको सलाम करता हूं। So how do you see 2 seats in Madhya Pradesh? How do you see the results? Well, it is a direct answer to the administration in the state, to the BJP that has failed on every single front. This is a victory of truth. Mahatma Gandhi used to say that सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और आज उनके शब्द खासकर इस चुनाव में पूरी तरह से प्रचलित होते हैं। And I think that this is a victory of the people of the region, it's a victory of the workers, and it is a victory of every single person who has worked hard in this election. So although you have won the seats, but the margin has been reduced, how do you see this? Well, all I can say to you is that the BJP tried everything in their repertoire, from Dhanbal to Mantribal to Dandabal, every single thing was thrown. दिल्ली जहां हमारे साथ आज की इस दोनों जीत के शिल्पी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। सिंधिया साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई, इतने कांटे के मुकाबले में आपने दोनों सीटें जीतकर एक तरह से एक बड़ा गवर्नमेंट को बैकफुट में ढकेल दिया। सिंधिया साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि दोनों सीटें जीत के आपने गवर्नमेंट को बैकफुट में ढकेल दिया। अभी आप कह रहे थे कि सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। अब आपको लग रहा है कि बीजेपी की विदाई आपके जरिए ही होगी क्या? बीजेपी की विदाई जनता तय करेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं मानता हूं कि जनता ने एक स्पष्ट संदेश भेज दिया है। अटेर के उपचुनाव के बाद, चित्रकूट के उपचुनाव के बाद, झाबुआ के लोकसभा के चुनाव के बाद और अब ये दोनों विधानसभाओं के बाद, कि अब भाजपा की रवानगी तय है। जो भाजपा ने हर हथकंडा अपनाया था इस चुनाव में, भाजपा के धन बल के सामने जनबल की जीत है, भाजपा के मंत्री बल के सामने जनबल की जीत है, भाजपा के बाहुबल के सामने जनबल की जीत है। यह सत्य की जीत है, मध्य प्रदेश की आम जनता की जीत है। तो सर्वप्रथम मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं के सामने मैं नतमस्तक हूं। दिल के गहराइयों से मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने ये विश्वास का रिश्ता बनाए रखा, विकास का रिश्ता बनाए रखा। उसी के साथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ अपना हर परचम लहराने की कोशिश की, पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य किया। और कांग्रेस पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भी, चाहे वो कमलनाथ जी रहे हों, सुरेश पचौरी जी रहे हों, कांतिलाल भूरिया जी रहे हों, अरुण यादव और अजय सिंह जी रहे हों, बाला बच्चन जी रहे हों, एक एक नेता को भी मैं अपने तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वास्तविक तौर पर यह अगर जीत हुई है तो मध्य प्रदेश की जनता की जीत हुई है। सिंधिया साहब, मैं आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। यदि मैं क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो पहले अटेर और अब ये दो चुनाव आपने ये प्रूव कर दिया कि बाउंसी यदि विकेट है तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। तो क्यों नहीं आम चुनाव में आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए पार्टी को मौजूदा सरकार के खिलाफ, जहां आप 3 जगह आप साबित कर चुके हैं खुद को? मैं आपको बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया, और जितना मैं जानता हूं क्रिकेट को, मैं मानता हूं कि आप भी क्रिकेट प्रेमी होने के नाते आप भी क्रिकेट से इतने वाकिफ हैं। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां टीम
की स्ट्रेंथ के आधार पर ही, टीम के मजबूती के आधार पर ही जीत हासिल होती है। कोई एक व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता, और यही ये तीनों उपचुनाव ने हमको दिखाया है, चाहे वो अटेर रहा हो, मुंगावली रहा हो, कोलारस रहा हो, या चित्रकूट रहा हो, या झाबुआ का लोकसभा, कि जहां कांग्रेस टीम एफर्ट के साथ कार्य करती है वहां जीत अवश्य होती है। और इस चुनाव में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और नेताओं ने जिन्होंने टीम एफर्ट के आधार पर कार्य किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और यही एक कार्यप्रणाली हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए और जनता की विकास और प्रगति का एजेंडा बनाने के लिए हम लोग साथ में तय करेंगे। अब बीजेपी ये कह रही है सिंधिया साहब के आप इतना नेक टू नेक फाइट हो गया आपके इलाके में, जहां पर वो एक तरफा हारते थे, तो वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक तरह से जादू है वो चुक रहा है। देखिए, जहां तक भाजपा की बात हो, जैसे मैंने कहा कि कभी भी किसी भी चुनाव में हमने जो स्थिति देखी है, जो इस चुनाव में हमें देखने को मिली, कि भोपाल से पूरा मंत्रिमंडल दोनों विधानसभा में पड़ा हुआ था। मंत्री धमकी बल के आधार पर जीतना चाहते थे, धमकियां दी गई मंत्रियों के द्वारा, चुनाव आयोग ने उनको सेंसर किया है। यह कभी इतिहास में पहले नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। स्वयं मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग ने सेंसर किया है, जो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, मुख्यमंत्री को सेंसर किया गया। हर हथकंडा अपनाया, पैसा तो पानी की तरह बहा रहा था। प्रशासन के अफसर एक तरफ देखने के लिए तैयार नहीं थे। जब कांग्रेस के लोगों ने 1-1 करोड़ भाजपा का जीप में पकड़ा, तब प्रशासन ने उनकी मदद की उनको भागने के लिए, और उल्टा कांग्रेसियों और हमारे प्रत्याशी के ऊपर लाठीचार्ज करके उसकी आंख फोड़ने की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट भी हमने की। तो किस बात की बात कर रहे हैं? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो भाजपा में बिल्कुल है ही नहीं। जैसे भी हो जीतो, यही एक सोच विचारधारा उनकी है, जिसको पूरी तरह से परास्त प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता ने इन दोनों चुनाव में करके दिखा दिया है। जैसा कि पहले से ही तय था, सिंधिया साहब के 2 चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट तो गौड़ हो गए थे। तो यदि मैं आपसे कहूं कि नतीजे के मायने यदि प्रदेश या देश के स्तर पर निकाले जाएं, तो आपकी नजर में क्या मायने हैं इस नतीजे के? जैसे मैंने आपको पहले कहा, वही मैं दोहरा रहा हूं कि यह जीत कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की एकजुटता का प्रमाण है, जो अटेर में भी था और यहां भी दोनों चुनाव में रहा है। और इस जीत के लिए अगर श्रेय किसी को भी जाता है तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को जाता है और क्षेत्र की जनता को जाता है, जिन्होंने वह विश्वास और विकास का जो सोच विचारधारा और संबंध है उसे केवल सुदृढ़ नहीं रखा, लेकिन और मजबूती भी प्रदान की। ये जो आम चुनाव होने वाले हैं कुछ महीने के बाद मध्य प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि क्या प्रमुख मुद्दे होंगे और कांग्रेस की पोजीशनिंग आप कहां देखते हैं जब वो दावा कर रहे हो मुख्यमंत्री के अब की बार 200 पार? देखिए, दावा ये अब की बार 200 पार का दावा तो हर दीवार पे लिखा गया था कोलारस और मुंगावली में, और वो तो इन दोनों को ही पार नहीं कर पाए, क्योंकि जनता अब जान चुकी है, जनता देख चुकी है इनकी छल कपट, इनके जुमले। और मुद्दे तो कितने हैं मध्य प्रदेश में, आज कितने मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में। चाहे किसानों की दुर्दशा देखो, जो उनको गोलियों से भुनाया जा रहा है, चाहे आप महिलाओं के साथ बलात्कार का मुद्दा देखो, चाहे आदिवासियों के साथ अनदेखी की जा रही है वो मुद्दा देखो, चाहे नौजवान बेरोजगार है वो मुद्दा देखो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा देखो, चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा कर्मियों की दयनीय स्थिति देखो, जहां उनको मुंडन करना पड़ता है। और हमारे बीजेपी के सांसद कहते हैं कि वो लोग तो वही काटते हैं जो दोबारा उग जाता है। अगर ये इससे ज्यादा निंदाजनक टिप्पणी क्या हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आज जो स्थिति भाजपा ने निर्मित की है मध्य प्रदेश में, यह कांग्रेस की लड़ाई अब नहीं रही मध्य प्रदेश की। मैं तो मानता हूं यह 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई बन गई है।
मैं एक बार एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सिंधिया साहब के, जिस तरह से मैंने अभी पहले भी पूछा कि ये प्रूव हो गया कि आप ठीक परफॉर्म करके और आप अपनी पार्टी को जीत दिला देते हैं, तो फिर एक चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट होना चाहिए? लोगों की उम्मीद यदि आपके तरफ है, ये अगर एक चेहरा देख के पब्लिक वोट कर रही है तो ये आम चुनाव में भी करेगी यदि आपको प्रोजेक्ट किया जाए तो। मैं कांग्रेस का साधारण सिपाही हूं। कांग्रेस के साधारण सिपाही के रूप में सदैव मैंने कार्य किया है, करता हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूंगा। यदि पार्टी आपको मौका देती है तो यह तय कर देती है कि आप ही लड़िए, आप ही चेहरा होंगे, तो आप तैयार होंगे? मैंने 16 साल जनसेवा के जीवन में कभी भी अगर या मगर का जवाब नहीं दिया है। जो भी पार्टी तय करेगी, जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना मेरा दायित्व तो नहीं बनता, मेरा धर्म बनता है। चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में रहा था या वर्तमान में मुख्य सचेतक के रूप में है, या जो भी पार्टी तय करेगी। तो एक, आप चूंकि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, एक सवाल मैं पूछने से नहीं रोक पा रहा हूं खुद को कि यदि मान लीजिए आपके यहां क्षमतावान नेता हैं, जैसे आपने 3 चुनाव जिता दिए, और भी बाकी जो नेता हैं, तो फिर क्यों गुजरात का मॉडल लागू करके और यहां भी जो अल्पेश और इन सबको लाके इनकी रैली कराने की जरूरत आपको दिखती है, या फिर कांग्रेस अकेले सक्षम है बीजेपी से मुकाबले के लिए एमपी में? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए रणनीति हम लोग साथ में मिलकर तय कर रहे हैं। हमारी कई बैठकें हुई हैं मध्य प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व की, हमने साथ में मिलकर तय किया है, आगे भी हम लोग साथ में मिलकर तय करेंगे। और ये लड़ाई, जैसे मैंने आपको कहा, ये कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता का भविष्य की लड़ाई में अब परिवर्तित हो चुका है। सिंधिया साहब, इतने सारे अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने वहां पर किए, एक कैबिनेट रिसफल तक कर डाला इन दोनों चुनाव के लिए। अब आपकी पार्टी के एमएलए वहां कम वक्त के लिए 5 या 6 महीने के लिए बने, वहां के लोगों को क्या आप कमिटमेंट करेंगे कि इतनी लोगों को इतने प्रलोभन छोड़ के यदि वो आपके साथ जुड़े हैं तो क्या मिलेगा मुंगावली और कोलारस की जनता को? देखिए, यही दुविधा है और यही कठिनाई है। मेरी कोशिश रही है 16 वर्षों में, जो भी मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा है, कि इस देश में 2 तरीके के नेता होते हैं। एक तरीके का नेता होता है जो आश्वासन बहुत देता है लेकिन क्रियान्वयन शून्य होता है, और दूसरी तरीके का नेता होता है जो आश्वासन कम देता हो लेकिन क्रियान्वयन ज्यादा करके दिखाए। मेरी सदैव कोशिश रही है इन पिछले 16 वर्षों में कि दूसरी तरीके का नेता मैं बनूं, पहले तरीके का नहीं। मेरा विश्वास का रिश्ता, विकास का रिश्ता क्षेत्र की जनता के साथ, इस चुनाव के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, पिछले 16 वर्ष से रहा है। और निरंतर मैंने कार्य किया है, विकास वहां किया है, निरंतर उनके सुख दुख में मैं शामिल हूं, और वही सिलसिला मेरे जीवन के आखिरी सांस तक चलता रहेगा। यही एक विश्वास और विकास का बंधन मेरे क्षेत्र के साथ सदैव रहा है, और मैं चाहूंगा कि सदैव रहे। मैं अवसरवादी नेताओं में से नहीं हूं जो प्रलोभन देने के लिए जिस क्षेत्र में और इलाके में 14 साल पैर ना रखा हो, उस क्षेत्र में जाकर हजारों घोषणाएं कर दूं, करोड़ों की घोषणाएं कर दूं, 1800 करोड़ रुपए की घोषणा कर दूं, और एक भी घोषणा का क्रियान्वयन न हो। जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री गए हैं, पिपरई को मुंगावली में नगर पंचायत की घोषणा उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में की थी, आज तक वहां एक प्रदेश का अफसर भी नहीं बैठता। बदरवास की कॉलेज की घोषणा उन्होंने 4 साल पहले की थी। इस चुनाव में आए हैं कागज का पर्चा लेकर, और जब मैं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का कागज का पर्चा लेकर गया था लोकसभा चुनाव में 190 करोड़ का, तब मुझे उन्होंने कहा था कि कागज के पर्चे के आधार पर कार्य नहीं होता है, और तब मैंने उनको जवाब दिया था कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी भारत का संविधान कागज के पर्चे पे लिखा था। और आज जैसे मैंने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। वही मुख्यमंत्री जो मेरे ऊपर कटाक्ष करता था कागज के पर्चे पर, वह ही
कागज का पर्चा लेके बदरवास गया। सिंधिया साहब, इस चुनाव में बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री से लेकर उनके तमाम नेता और मंत्रियों ने यह बात प्रचारित करने की कोशिश की कि यदि मान लीजिए कोलारस में पानी का संकट है या फिर मुंगावली की जो मुश्किलें हैं वो इसलिए है क्योंकि उनके जो जनप्रतिनिधि, जिनमें आप और जो तमाम जिला पंचायत, जनपद पंचायत के शामिल हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग, माफ कीजिए, उन्होंने गवर्नमेंट से मांगा ही नहीं कुछ विकास के लिए। तो आज मैं चाहूंगा कि आप स्थिति स्पष्ट करें कि क्या ऐसी स्थिति थी वाकई कि आपने नहीं मांगा सरकार से? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं भाजपा के बारे में कि भाजपा की नीति स्पष्ट है। 3 चीज में माहिर है। नंबर 1, झूठ बोलो। नंबर 2, बार बार बोलो। और नंबर 3, जोर से बोलो। हमारे पूर्व विधायकों ने, मैंने कई बार मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर हम लोग ने मांग की। जवाब में एक लाइन की चिट्ठी आती है, चलिए, प्रिय श्री सिंधिया जी, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो कहां गया सबका साथ और सबका विकास? और यह भी कह दिया इस चुनाव में कि अगर यहां कांग्रेस का विधायक रहेगा तो यहां हम कुछ काम नहीं करेंगे, हमारा एक मंत्री भी एक भी आवेदन नहीं लेगा। तो कहां गया मोदी जी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? कहां गया सबका साथ सबका विकास? क्या यह आपका दृष्टिकोण रहेगा कि जहां कांग्रेस का नेता रहे, कांग्रेस का विधायक या सांसद या कांग्रेस का जिला पंचायत का प्रतिनिधि रहे, वहां उस क्षेत्र को आप विकास से अवरुद्ध छोड़ दोगे? क्या यह प्रजातंत्र में आपका विश्वास है? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं। मेरी मंशा तो यह होती, अगर मेरी सरकार होती, कि जहां बीजेपी का विधायक हो, बीजेपी का सांसद हो, वहां हम जाके और ज्यादा काम करें ताकि जनता का विश्वास हम लोग जीत पाएं हमारे काम के आधार पर। इस देश में धमकियों के आधार पर जीत अर्जित नहीं हो पाती। जिस देश ने अंग्रेजों को यहां से खड़ेल के भेज दिया था धमकी के आधार पर, वो देश क्या भाजपा की धमकी पर चलेगा? सिंधिया साहब, आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एमपी में आने वाले दौर के चुनाव हैं वो लोकल उसमें मुद्दे होंगे या फिर जीएसटी भी होगा, नोटबंदी भी होगा, ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं ये भी होगा, महंगाई भी होगा, या फिर लोकल एमपी के मुद्दों पे होगा एमपी का चुनाव? हर चुनाव में हर मुद्दा होता है। किसी भी मुद्दे को जो जनमानस को प्रभावित करे क्षेत्र में, जमीन पर, वो मुद्दा प्रचलित होना अनिवार्य है। और हर चुनाव में हर मुद्दा जरूर होगा जो जनमानस को प्रभावित करता है। आज जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है एमपी सरकार ने, उसने पूरा फोकस कर दिया किसानों पे। कमोबेश वो एक तरह के पूरा प्रतिकृति है जो केंद्र में बजट जारी हुआ लगभग वैसे ही है। किसानों के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट, युवाओं के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट। आपको लगता है कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, मैं आपसे विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। जिस भाजपा ने किसानों पर गोली चलाई हो मंदसौर में, जिस भाजपा ने टीकमगढ़ के थाने में किसान को निर्वस्त्र करके डंडों से पीटा हो, जिस भाजपा ने नरसिंहपुर में गन्ने के किसानों को मजबूर कर दिया था कि अपने खून से अक्षरों पर दीवार पर लाल खून से लिखा जाए, हमारे मांगे पूरी करो, क्या वो किसान भाजपा के इस बजट पर एक भी वाक्य पर विश्वास करेगा? जिस केंद्र सरकार ने कहा था कि हम किसान के आय को दुगना करेंगे 4 साल पहले, और आज मध्य प्रदेश में 21,000 किसानों ने पिछले 14 वर्षों में अपना आत्महत्या किया है। कौन सा किसान इन पर विश्वास करेगा? जिन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य हम लोग डबल करेंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि तेल का दाम 55% घट चुका है, खाद का दाम आसमान की ऊंचाई पर चल रहा है, लागत का दाम नहीं मिल रहा, और यहां लॉलीपॉप दी जा रही है भावांतर योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जिसका 1 रुपया भी एक गरीब किसान के हथेली में ना पहुंचा हो। ये क्या खिलवाड़ है?
अगर किसान हितैषी हो तो कांग्रेस की तरह कदम उठाओ। जो 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने दिलवाई थी। यह होता है किसान हित की सोच और विचारधारा। जहां समर्थन मूल्य हमने नई ऊंचाई पर पहुंचाई थी। साहब, मैं आपको रोक के बधाई देना चाहूंगा। अभी तक औपचारिक अनाउंसमेंट हुआ नहीं था कोलारस से, अब औपचारिक अनाउंसमेंट हुआ है सिंधिया साहब, और ये कहा है कि आपके जो प्रत्याशी है महेंद्र सिंह यादव, ये 8,000 से ज्यादा वोट से विजयी हो गए। यानी अब आपको औपचारिक बधाई। हालांकि खबरें पहले ही आ गई थी कि लगभग जीत चुके हैं, तो अब आप अपनी बात जारी रखें। बधाई पहले आपको कि आप दोनों सीटें आपने जीत ली। कार्यकर्ता के लिए है जिसने एक साथ मिलकर यहां कार्य किया है। मुख्यमंत्री वहां इतना लंबा कैंप करते रहे, क्या ये उनके अगेंस्ट गया होगा? आपको लगता है क्या प्रमुख मुद्दे रहे होंगे जिसने आपको जीत दिलाई? इनका परफॉर्मेंस या फिर इनकी नीतियां? मैं बीजेपी पर कभी विश्लेषण नहीं करता। ये विश्लेषण तो उन्हें करना पड़ेगा। मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूं जो जीत में भी किसी अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर टिप्पणी करूं। ये मैं उचित नहीं मानता हूं। चुनाव रहा है, उन्होंने अपना धन बल, मंत्री बल, बाहुबल, धमकी बल, हर बल का प्रयोग किया। ये उनकी इच्छा थी। उनको जवाब मिल गया, पर उन पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानता हूं। प्रवीण जी, अगर जहां तक मेरी बात है, मैंने आपसे तो मैं मर्यादा के साथ में एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं। श्रेय जनता को देता हूं और अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को। एक सवाल आपसे मैं जरूर चाहूंगा साहब, ये आप कह रहे बीजेपी पे नहीं करेंगे, कांग्रेस पे ही कर लेते हैं। जो प्रदेश प्रभारी है यहाँ, आप बाबरिया साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऑफिशियली कि जो 60 पार कर गए लोग कांग्रेस पार्टी से, उन्हें खुद से छोड़ देना चाहिए, या जो 2-3 बार हार गए। आप उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि युवा हो जानी चाहिए कांग्रेस? अब देखिए, मैं मानता हूं कि एक ही क्राइटेरिया होनी चाहिए टिकट वितरण में मध्य प्रदेश में, और वो है विनेबिलिटी। जीत का आसार जिसके साथ हो उसी के साथ कांग्रेस पार्टी को खड़ा रहना चाहिए। ये मेरी मान्यता है। अब अगर आप मुझे एक्सक्यूज करें, क्योंकि मुझे कई और चैनल्स में भी मुझे बुलाया जा रहा है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो। सिंधिया साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ स्टूडियो में भी हमारे जो 2 मेहमान हैं, मुकेश नायक जी का, उनका भी, और बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का भी, और हमारे साथ जो कोलारस से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता सुशील, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही, और ये कहेंगे कि कांग्रेस के लिए एक नया जश्न का मौका, और मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की सियासत के लिए एक नया अंदाज। प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।